हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस से साथियों स्टैटिक जीके के 50 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। और साथियों हमारा स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट ये 33 होने वाला है। बाकी का प्रैक्टिस सेट आपको हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से साथियों आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसके अंदर आपको सारे के सारे पार्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो साथियों ये हमारा पार्ट 33 होने वाला है। बाकी के 32 पार्ट आपको उस वाली प्रैक्टिस यानी कि प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके उसको जरूर देख लेना। उसमें सभी क्लास है इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड लेवल की रखी हुई है। तो साथियों इस वाली क्लास में मैंने सभी क्वेश्चन अच्छे और सिलेक्टेड रखे हैं। अगर साथियों आप इस 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगाते हैं तो देखते हैं साथियों आपके कितने नंबर सही हो पाते हैं। अगर आपके साथियों 50 में से 40 नंबर सही हो रहे हैं ना, तो साथियों आपकी जो तैयारी थोड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन आपको थोड़ी इंप्रूव करने की जरूरत है। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको क्लास के तुरंत बाद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वहां से डाउनलोड कर लेना। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाई गई। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाई गई। गुप्त काल में, कुषाण काल में, वर्धन काल में, मौर्य काल में। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है क्या, गुप्त काल में चले गए साथियों। क्या गुप्त काल में साथियों सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए थे। कब से कब तक चलाए गए आपको ध्यान रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं आपका यहाँ पर। गुप्त काल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था, आपको ध्यान रखना है साथियों। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। क्या कहा जाता सर जी, दिनार कहा जाता था सर जी, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। वो बताइए साथियों, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। साथियों आप 50 क्वेश्चनों का मॉक टेस्ट लगा रहे हैं ना साथियों, तो आपको क्वेश्चन पहले से ही आंसर नहीं बताऊंगा, आपको थोड़ी से आने 10 सेकंड रुक के आपको आंसर बताऊंगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद। देखते साथियों आपका जो IQ कितना अच्छा है। तो चलिए साथियों, निम्न में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी। आप अपना टाइम लगाइए, मैं अपना टाइम लगाता हूं। तो साथियों काफी देर हो चुकी है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर ने साथियों न्याय की जंजीर लगवाई थी। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मुगल बादशाह जहांगीर द्वारा न्याय व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया था, जिसके लिए राज्य के किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपनी फरियाद बादशाह के पास जंजीर से घंटा बजाकर अर्ज करनी पड़ती थी। इसलिए साथियों उनके न्याय की जंजीर कहा जाता है। साथियों आप ऐसे समझ लो, अगर किसी भी शासक को या फिर किसी को भी मदद की जरूरत होती ना, तो इस शासक ने ना साथियों, इस शासक ने जहांगीर ने वहां पर एक घंटी लगवा देखी थी, घंटी लगवा देखी कि अभी किसी को कोई भी जरूरत पड़े, यानी किसी को कोई भी साथियों आपको न्याय चाहिए तो आप इस जंजीर पे घंटा मार दीजिए, तो हम आपके जो है साथियों वो हमें पता चल जाएगा। इस तरीके से उन्होंने वो बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने राज्य कवि कौन थे। हर्षवर्धन के राज्य कवि कौन थे। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो तीसरे का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाण। साथियों बाण जो थे साथियों ये हर्षवर्धन के राज्य कवि थे, ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया था। बताइए साथियों, क्वेश्चन को हल करने के लिए 10 सेकंड का आपको टाइम दिया जाता है। चलिए साथियों आपका टाइम शुरू होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज्य का संकल्प अपनाया गया था। मुंबई, लाहौर, कलकत्ता, मद्रास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाहौर साथियों, लाहौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उसका सही क्रम बताइए। कहां से स्टार्ट हुआ था और कहां पर खत्म हुआ था। वो बताइए साथियों, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थान पर कहां पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए साथियों कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले आप ये देखिए आपका जो जो कहां से शुरू हुआ था, आप ये बताइए। पहले आप ये बताइए कहां से शुरू हुआ था, किस तरीके से आप इस क्रम को लगाएंगे साथियों। तो किस तरीके से लगाएंगे, तो लगाएंगे आप सर जी, आप लगाएंगे सर जी पहले 4 लगाएंगे। 4 नंबर पर क्या है बैरकपुर,
फिर आपका आ जाएगा मेरठ 2 नंबर, फिर आपका 3 नंबर पर आ जाएगा दिल्ली, 3 नंबर पर आ जाएगा दिल्ली, फिर उसके बाद आ जाएगा झांसी। इस तरीके से कोड कौन से ऑप्शन में दिया गया है 42, वो 42 सॉरी ओ यहाँ पर साथियों गलती हो गई, यहाँ पर साथियों आपका एक आएगा, एक यहाँ पर, यानी कि आपका आएगा 4 2 3 1, यानी 42 से 31 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि बैरकपुर, बैरकपुर, मेरठ, मेरठ, दिल्ली और झांसी, यानी कि 4 2 3 1, 4 2 3 1 साथियों आपका बिल्कुल सही क्रम हो जाएगा 4 2 3 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहाबली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस संत की हैं बताइए साथियों। दोहाबली होगी, कवितावली और विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस संत की हैं, कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की, रैदास की। क्या होगा सही आंसर बताइए साथियों। तो छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 10 सेकंड का टाइम आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए दिया जाता है, हमेशा की तरह इस क्वेश्चन को भी हल कीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा। तो साथियों चलिए हम बता देते हैं, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तुलसीदास की। क्या तुलसीदास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, 6 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तुलसीदास आपको ध्यान रखना है। दोहाबली, कवितावली और विनय पत्रिका साथियों ये तुलसीदास की कविता है, आपको ध्यान रखना है, रचनाएं कविताएं साथियों हैं आपकी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कविता, वो तुलसीदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था। 10 सेकंड का टाइम आपको क्वेश्चन को हल करने के लिए, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और साथियों 7 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या शंकराचार्य। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था, तो किसने किया था, शंकराचार्य ने किया था, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। और बताइए साथियों विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। साथियों यहां से आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, तो साथियों इसका आंसर बताइए। आपके एग्जाम के लिए इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, आपके एग्जाम में साथियों ज्यादा से ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि आपको यहाँ पर 10% चांस साथियों आपके इस क्वेश्चन को मिलने के। तो साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। 8 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कहां पर, प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबाना चरागाह कहां पाई जाते हैं, बताइए साथियों सबाना चरागाह कहां पाई जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, पूर्वी एशिया में, दक्षिण अमेरिका में। क्या होगा सही आंसर साथियों बताइए। सबाना चरागाह कहां पाई जाते हैं, तो सर जी ये पाई जाते हैं अफ्रीका में। कहां पर, अफ्रीका सर जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन वी। क्या ऑप्शन बी साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अफ्रीका में साथियों पाई जाते हैं। नामा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सवाना चरागाह अफ्रीका के मध्य व दक्षिण भाग का प्रमुख घास का मैदान है साथियों, ये वहीं पर पाई जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है। सुएज नहर किस किस को जोड़ती है, बताइए किस किस को जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। क्या होगा साथियों सही क्रम बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सर जी ये जोड़ती है भूमध्य सागर और भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, आपको ध्यान रखना है भूमध्य सागर और लाल सागर। 10 का ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है, बताइए साथियों राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है जयपुर में, नई दिल्ली में, नागपुर में, हैदराबाद में। तो 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है साथियों, बताइए कहीं सही आंसर क्या होगा। तो 11 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 11 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 11 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र आपका जयपुर में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 12वां आ चुका है। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी, बताइए साथियों विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी व्यापार सुधारों से,
केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विनिवेश में से, या फिर डी कर सुधारों से। किससे संबंधित थी साथियों? विजय केलकर समिति किससे संबंधित थी साथियों? 12वां प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो 12वें का साथियों बताइए क्या होगा सही आंसर? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कर सुधार से। क्या? कर सुधारों से साथियों विजय केलकर समिति रिपोर्ट संबंधित थी। आपको ऑप्शन डी बिल्कुल सही लगाना है। अगला क्वेश्चन आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है, बताइए साथियों किससे है? ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, बाहरी और छोटे दोनों उद्योगों का अस्तित्व, या फिर डी विकसित और अल्प विकसित दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व। क्या होगा सही आंसर बताइए साथियों? चारों विकल्प मैंने आपको बता दिए। तो साथियों 13वें का क्या हो जाएगा? निजी और सार्वजनिक दोनों का अस्तित्व करना साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? बताइए साथियों अगर आपको राष्ट्रपति पद पर जाना है तो साथियों आपको कितनी बार निर्वाचित होना पड़ेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। क्या होगा सही आंसर साथियों? 14वां प्रश्न बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो क्या होगा? कोई सीमा नहीं। क्या? आप इसमें से चूक मत जाना लाडले, लाडले चूक मत जाना। यहाँ पर का कितनी बार लिखा है ना, तो यहाँ से आप चूक मत जाना। यहाँ पर आप किसी भी कितनी भी बार प्रयास कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको बताता हूँ, आप राजनीति पर पन ले जाना। जिस तरीके से आपके ये साथियों ग्राम पंचायत के होते हैं इलेक्शन प्रधान वाले, जिस तरीके से आपके ग्राम पंचायत वाले प्रधान वाले होते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक बंदा कितनी बार लड़ सकता है इलेक्शन, इससे कोई मतलब नहीं होता है। उसी तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, कोई सीमा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया? बताइए साथियों 2 अक्टूबर 1959 में आपकी पंचायती राज्य व्यवस्था का शुभारंभ कहां से किया गया था? बताइए साथियों कहां पर किया गया था? राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से, सीतामढ़ी बिहार से, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के, नागौर राजस्थान। कहां से शुरू हुआ था साथियों पंचायती राज्य व्यवस्था? कहां से स्टार्ट हुई थी आपकी? तो 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और 15 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? नागौर राजस्थान से साथियों ये शुरू हुई थी। क्या? पंचायती राज व्यवस्था साथियों आपकी नागौर राजस्थान से शुरू हुई थी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। महात्मा गांधी द्वारा ग्राम स्तर पर प्रशासन स्वप्न तथा स्थानीय स्वशासन की संकल्पना को साकार करने हेतु पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किया गया था। उनका जन्म दिवस 2 अक्टूबर 1959 को होता है। 1959 को उनका जन्म दिवस होता है, आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान के नागौर जिले से आरंभ किया गया था साथियों पंचायती राज्य व्यवस्था को। मैं साथियों आपको इतनी छोटी सी हेडलाइन क्यों बताता हूं? क्योंकि साथियों आपको याद करने में थोड़ी बहुत आसानी हो जाए, यानी कि आपको हाल ख्याल आसानी हो जाए याद करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है साथियों? कौन करता है साथियों बताइए क्या है सही आंसर? तो सर जी राष्ट्रपति करता है। क्या? राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? 42वें संशोधन से, 43वें संशोधन, 44वें या फिर 46वें? क्या होगा सही आंसर? 17 का क्या होगा सही आंसर? तो सर जी 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया था। किसमें? 44वें संशोधन में। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान की 3री अनुसूची का संबंध किससे है? बताइए साथियों भारतीय संविधान में जो 3री अनुसूची है उसका संबंध किससे हो जाएगा? वो बताइए किससे हो जाएगा सर जी? शपथ एवं प्रतिज्ञान से। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए का प्रमुख कार्य क्या है? डीएनए होता है ना साथियों आपका डीएनए का प्रमुख कार्य क्या होता है बताइए साथियों? डीएनए का प्रमुख कार्य
तो क्या होगा सही आंसर? तो सर जी ये करता है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन, यानी कि अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना डीएनए का प्रमुख कार्य होता है। अब मैं आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बताइए साथियों, या फिर बेलनाकार लेंस। आपका उत्तर लेंस, उत्तर दर्पण है साथियों। मैंने सोचा कि दो बार आपका विकल्प रिपीट हो गया। नहीं साथियों, आपका उत्तर लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या फिर डी बेलनाकार लेंस। निकट दृष्टि दोष पूछा है साथियों आपसे, निकट दृष्टि दोष पूछा है तो कौन सा लेंस प्रयोग होगा सर जी? तो सर जी इसमें अवतल लेंस होगा। क्या? अवतल लेंस होगा, अवतल लेंस होता। अगर यहाँ पर आपका दूरदृष्टि होता, अगर आपका मान लो आपका यहाँ पर दूरदृष्टि होता तो कौन सा लेंस प्रयोग होता? तो सर जी उत्तल लेंस का प्रयोग होता। आप इन दोनों लेंस को याद कर लो साथियों, काफी ज्यादा इजी है। निकट दृष्टि के लिए आपका अवतल लेंस हो जाएगा, दूरदृष्टि के लिए आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है किस विधि से? किस विधि से करता है साथियों? विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऊष्मा से यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। किस तरीके से डायनमो अपना ऊर्जा का रूपांतरण करता है ये पूछा है आपसे सिंपल। तो 21 का क्या होगा सही आंसर? 21 का सर जी बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 जनगणना के अस्तित्व आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? 2011 की जनगणना के हिसाब से साथियों आपको बताना है क्या होगा सही आंसर। क्या होगा साथियों सही आंसर बताइए। आपसे पूछा है महिलाओं का साक्षरता दर 2011 में पूछा है उत्तर प्रदेश से, यानी कि यूपी में 2011 में जो महिलाओं का साक्षरता दर था वो कितना था? 22% स्क्रीन पर है। कितना था साथियों? रामपुर में साथियों महिलाओं का साक्षरता दर सबसे कम था। रामपुर आपको ध्यान रखना है। 22 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब बना? 1998, 2000 में, 2001 में, 3 में, 4 में। कब बना साथियों? तो 23 का क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जी। 2001 में बना। क्या? 2001 बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु अगर आपकी साथियों नगर पालिका बनता है तो वहां पर आपका नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए नगर पालिका बनने के लिए? 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000। 24 में प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या होगा सर जी? उस क्षेत्र की एरिया की जनसंख्या होनी चाहिए वो आपकी 1,00,000 होनी चाहिए, तभी आपका जो होता है नगर पालिका का गठन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहां स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ। 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है लखनऊ। क्या? लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है और बागों का शहर भी कहा जाता है। क्या? बागों का शहर भी आपको लखनऊ को कहा जाता है और आपका नवाबों का शहर भी लखनऊ को कहा जाता है। तो मोतीलाल नेहरू की बात हुई है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी लखनऊ हो जाएगा। क्या? लखनऊ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय साथियों आपका लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का क्या होगा सही आंसर सर जी? 26 का होगा ब्रजभूमि। ब्रजभूमि साथियों ब्रजभूमि का ये प्रमुख लोक नृत्य है चरकुला। चरकुला की बात करें तो साथियों ये ब्रजभूमि में काफी ज्यादा फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? परिपथ का हिस्सा नहीं है, कौन सा नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या फिर डी श्रावस्ती। 27वां क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकिसा साथियों। संकिसा साथियों आपके बौद्ध परिपथ से संबंधित नहीं है। बाकी कपिलवस्तु भी आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित है, कुशीनगर भी और श्रावस्ती। लेकिन आपके से पूछा क्या है
यहाँ पर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते साथियों आप आसानी से आंसर लगा सकते थे। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है। अब यहाँ पर बौद्ध परिपथ की हिस्सा की बात होगी, यहाँ पर बौद्ध परिपथ की बात हुई है तो सर जी आपको पता नहीं है, कपिल वस्तु बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुशीनगर भी आपकी हो जाएगी, श्रावस्ती भी हो जाएगी, लेकिन संकिसा नहीं है। ये संकिसा बौद्ध परिपथ से नहीं है, आपको ध्यान रखना है। तो ये संबंधित किससे है साथियों, ये संबंधित किससे है, किससे संबंधित है साथियों, ये बताइए किससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रासो, घुमसो, झेला, घोड़ो यानी घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं, वो बताइए साथियों। नाम पढ़ने में भी अजीब लग रहा है। रासो, घुमसो, झेला, घोड़ो, घी आदि नृत्य किस जनजाति में प्रचलित हैं। किस जनजाति के लोग साथियों इस नृत्य यानी किस नृत्य को करते हैं, किस जनजाति के लोग साथियों बताइए किस जनजाति के लोग करते हैं। तो करते हैं साथियों ये जौनसारी। जौनसारी साथियों काफी ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। जौनसारी जो जनजाति है साथियों इसके बारे में काफी ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए साथियों मैं आपके 1 से 2 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट में इससे रिलेटेड डालता रहता हूं। अगर कल वाले प्रैक्टिस सेट में आपने देखा नहीं होगा, उसमें भी साथियों आपका जौनसारी से ही कुछ जनजातियों की वो बात पड़ी हुई थी, उसमें नृत्य वगैरह ही पड़े थे। तो आपको ध्यान रखना है ये जौनसारी से संबंधित है। रासो, घुमसो, झेला, घोड़ो, घी आदि नृत्य हैं साथियों ये आपके किससे संबंधित हैं, तो ये आपके जौनसारी से संबंधित है, जौनसारी जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है, कैसा होता है। तो सर जी ये होता है उप मुख्य अधिकारी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है, व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है, कौन हो जाएगा सर जी। तो कौन हो जाएगा, पुलिस हो जाएगी। क्या पुलिस हो जाएगी सर जी, पुलिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पुलिस का पेपर है, पुलिस की बात चल रही है, पुलिस का दिमाग चलना चाहिए। नेटवर्कों पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है, नेटवर्कों पर दस्तावेज के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है। कौन सा आवश्यक नहीं है बताइए साथियों। फ्लॉपी टेलीफोन लाइन कनेक्टर उपग्रह क्या होगा 31 का साथियों क्या होगा सही आंसर। तो 31 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्लॉपी। क्या फ्लॉपी आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बना है साथियों बताइए। तमिलनाडु, बिहार, कर्नाटक, केरल। साथियों ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है साथियों। ये नहीं कि मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से लेकर आता हूं बना के, नहीं साथियों। जो पूरे बुक के आपको एक प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद मैं बताऊंगा मैंने किस बुक की आपको प्रैक्टिस सेट करवाई है साथियों। किस बुक की मैंने आपको प्रैक्टिस सेट पढ़वाए हैं साथियों। सभी ना जितने भी प्रैक्टिस है ना सभी इंपोर्टेंट है। मैं भी साथियों बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है। कौन बना है साथियों, कौन बना है। तो सर जी ये हो जाएगा केरल। क्या केरल बना है, केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी में केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है, बताइए साथियों निम्न में से क्या शामिल है साइबर क्राइम में। साइबर क्राइम में क्या क्या शामिल है बताइए। तो आपका क्या शामिल है, कंप्यूटर और नेटवर्क साथियों साइबर क्राइम में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या है। मैंने आपसे पहले ही पूछ लिया क्या है इसका सही आंसर। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है साथियों। इस क्वेश्चन का आंसर आप HW ले लीजिए। क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप HW ले लीजिए और देखते हैं साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप कितने सही कर पाते हैं। मुझे भरोसा नहीं साथियों आप नहीं भी लिखेंगे और स्किप मारकर चले भी जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है सर जी आपका 1 दिसंबर को। क्या 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है। द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक पूछा है, कौन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे सर जी।
तो कौन हो जाएंगे? सुरजीत एस भल्ला। क्या? सुरजीत एस भल्ला बिल्कुल करेक्ट आंसर है 35 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन जीएस निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए साथियों, जीएस से यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन जीएस निर्णय किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है साथियों? तो ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा? ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा साथियों जीएस निर्णय को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्मामीटर की खोज किसने की थी? थर्मामीटर की खोज किसने की थी? किसने की थी साथियों? ये तो आपको पता है ना, 2 बार क्वेश्चन को करा चुका हूं, लेकिन आपके समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, गैलीलियो ने साथियों आपकी थर्मामीटर की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है? कहां पर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर जी देहरादून में स्थित है। क्या? देहरादून। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का क्या नाम है और किस जगह स्थित है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया? वो बताइए साथियों, क्या नाम है इसका और किस जगह पर स्थित है? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो सर जी सही आंसर है इसका, इस पुल का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेबरी नभा सेवा अटल सेतु, मुंबई में स्थित है साथियों। ये इस पुल का नाम है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? बताइए साथियों, संघीय संसद की संयुक्त बैठक किस लिए बुलाई जा सकती है? राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण हेतु, राष्ट्रपति के वार्षिक अभिभाषण हेतु, या फिर सी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रीय महत्व के प्रासंगिक संदेश हेतु, या फिर डी किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समान हेतु। क्या होगा 40 का करेक्ट आंसर? तो सर जी 40 का तो मुझे ऑप्शन डी ही करेक्ट आंसर लग रहा है। आपका पता नहीं कौन सा लगाए पड़े हो आप। ऑप्शन डी है साथियों इसका सही आंसर, किसी गैर वित्तीय विधेयक पर दोनों सदनों में गतिरोध के समाधान हेतु साथियों आपकी संघीय संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना कर एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है? बताइए साथियों किसने किया है? निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन की स्थापना कर एक नया विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया है? वाराणसी ने, गोरखपुर ने, प्रयागराज ने, अयोध्या। क्या होगा सही आंसर? तो आपका ऑप्शन डी अयोध्या हो जाएगा। और साथियों अयोध्या के बारे में आपको क्या चर्चा में आ रहा है? अयोध्या में क्या चर्चा में आ रहा है साथियों? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण, यानी कि उसकी जो साथियों 22 जनवरी को आपका वहां पर उद्घाटन होने वाला है राम मंदिर का साथियों। तो साथियों राम मंदिर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट वीडियो डाल रहे हैं। तो साथियों अगर आप भी चाहते हो ना राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन की वीडियो, एक आध वीडियो आपको देखना है, तो आप कमेंट में बता देना, मैं आपको जरूर से पूरी वीडियो लेकर आऊंगा निर्माण से लेकर संपन्न कार्य तक साथियों। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत और जापान के तटरक्षकों के संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन कहाँ किया गया है? चेन्नई, कोच्चि, पांडुचेरी, मुंबई। तो सर जी चेन्नई में किया गया है। चेन्नई हमारे एकदम बिल्कुल, जो भी आंसर आपको पता होगा ना सर जी आप उसको चुटकियों में लगा सकते हैं कि इसका आंसर आपने चुटकियों में लगा दिया चेन्नई। क्या? चेन्नई बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला पहला गेंदबाज कौन बना है? तो सर जी ये भी आपको पता है कौन, आप मैच देखते हो, टीम साउदी। क्या? टीम साउदी साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी टीम साउदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है? बताइए साथियों, बताइए साथियों, बताइए साथियों क्या है सही आंसर इसका? जो बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवातों की सामान्य दिशा क्या है? तो सर जी पूरब से पश्चिम बनते हैं, पूरब से पश्चिम दिशा है इनकी, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखें, कवक के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है? कवक जिसका साथियों आप कवक का अध्ययन करते हैं तो उसको किस नाम से जाना जाता है?
तो उनको जाना जाता है माइकोलॉजी, क्या माइकोलॉजी जाना जाता है। ऑप्शन सी 45 का सी माइकोलॉजी। नेफ्रोलॉजी में आप क्या जानते हैं सर जी? नेफ्रोलॉजी में आप क्या जानते हैं? नेफ्रोलॉजी में बताना कमेंट करके। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? बताइए साथियों, किस देश में आयोजित अभ्यास सी ड्रैगन 24 में भागीदारी की है? फ्रांस ने, यूएसए ने, यूएई ने, ब्रिटेन ने। तो सर जी यूएसए ने की है। यूएसए ऑप्शन बी में आपको दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 46 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। देखते हैं साथियों इसका सही आंसर क्या लगाते हैं। देखते हैं साथियों आप इसका सही आंसर क्या लगाते हैं। देखते हैं साथियों इसका आप सही आंसर क्या लगाते हैं। कथक किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है? तो सर जी ये यूपी का है। क्या यूपी? बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तर प्रदेश से। चलिए अगला क्वेश्चन आपका। हाल ही में ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव किसने जीता है? ताइवान की बात हुई। ताइवान में साथियों जो चुनाव हुआ है हाल ही में, ताइवान में जो चुनाव हुआ है हाल ही में साथियों, वो किसने जीता है? तो लाई चिंगते ने साथियों ये राष्ट्रपति पद जीता है साथियों। ऑप्शन बी, क्या लाई चिंगते। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में लैंड एक्सचेंज श्रेणी में तेंजिंग नार्गो राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका हो जाएगा सविता कंसवाल। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों। हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ हुआ है? वो बताइए साथियों, जो लोहड़ी का जो पर्व है साथियों अभी हाल ही में कहां पर मनाया गया है? वो बताइए क्या होगा साथियों सही आंसर इसका। एक बार से सभी भाई लोग इसका करेक्ट आंसर लिखेंगे। क्या होगा साथियों सही आंसर? बताइए क्या है साथियों सही आंसर। हाल ही में फसल कटाई लोहड़ी की बात हुई है। लोहड़ी का त्योहार कहां पर आयोजन हुआ है? तो सर जी ये पंजाब हो जाएगा। क्या पंजाब? बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए में आपका। अगले क्वेश्चन का देखें। हाल ही में दूसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहां प्रारंभ हुआ है? तो कहां पर प्रारंभ हुआ है? तो सर जी ये दुबई में प्रारंभ हुआ है। दुबई बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें। देश में सर्वप्रथम पंचायती राज्य कब लागू हुआ था? सर जी 1959 में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता कौन है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी आपके दोनों हो जाएंगे। ए और बी में कौन कौन से ऑप्शन है देख लेते हैं एक बार। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी को साथियों और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को इन्हें हाल ही में साथियों मेजर ध्यानचंद 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको नाम थोड़ी अलग अलग सुनने बताना पड़ेगा साथियों, एक बारी में सुन लीजिए ना, एक बारी में आपको समझ में आ जाएगा। ए और बी दोनों हैं, चिराग शेट्टी और आपका सात्विक साईराज। अगर आपको इन दोनों में से कोई सा भी आपको ऑप्शन में नाम देखने को मिल जाए तो सिंपल आपको आंखें मीच के टेक लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात में नुसरत खान ने मलिक काफूर को कितने दिनार में खरीदा था? कितने दिनार में खरीदा था साथियों? तो 1000 दिनार। ऑप्शन बी, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, 1000 दिनार में खरीदा था। चलिए सोतियों आज का क्लास का लास्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? कितने वर्ष के बाद? तो सर जी 2 वर्ष के बाद। मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से साथियों बता दिया है कि आपको किस तरीके से पेपर को हल करना है, यानी कि किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट लगाना है। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए साथियों किस पार्टी की स्थापना की थी, वो बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की इन्होंने स्थापना की थी। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखें। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। विवेकानंद, रामकृष्ण, MG रानाडे या फिर डी केशव चंद्र सेन। क्या होगा सही आंसर साथियों? तो दूसरे का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। क्या विवेकानंद साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? वो बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? वो बताइए साथियों, क्या होगा सही आंसर? 10 सेकंड आपको क्वेश्चन हल करने के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का साथियों, तीसरे का ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। साथियों, इल्तुतमिश का पीछा करते हुए इन्होंने भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था चंगेज खान ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रतीक उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। वो बताइए साथियों, भारतीय प्रतीक पर उत्तीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहां से लिया गया है साथियों बताइए? तो 4 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुंडकोपनिषद से साथियों इसको लिया गया है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? वो बताइए साथियों, जैमिनी राय ने कला के किस क्षेत्र में नाम कमाया? बताइए क्या होगा सही आंसर पांचवें का? तो साथियों पांचवें का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चित्रकला के क्षेत्र में उन्होंने सबसे ज्यादा नाम कमाया था जैमिनी राय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? बताइए साथियों, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? सतलज, दामोदर, महानदी, गोदावरी। क्या होगा सही आंसर छठे प्रश्न का साथियों? काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो छठे का साथियों सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दामोदर नदी। क्या दामोदर नदी पर साथियों भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किया गया था? साथियों इसका निर्माण 7 जुलाई 1948 ईस्वी में किया गया था। 7 जुलाई 1948 ईस्वी में साथियों निर्माण हुआ था। आपको ध्यान रखना है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, बताइए क्या होगा सही आंसर? मैंने आपको शुरू में चैलेंज दिया था, 40 में से अगर आप 20 क्वेश्चन का आंसर देते हैं साथियों, 40 में से अगर आप 20 क्वेश्चन का आंसर देते हैं साथियों, मैं आपको ना मान जाऊंगा कि यहाँ आपकी साथ साथियों जो तैयारी है काफी ज्यादा सही चल रही है। बताइए साथियों, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। 7वें प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या गोदावरी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोदावरी जिन भाइयों का आया है उनका वेरी गुड, यानी कि उनका बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोटबंदी का उद्देश्य क्या है? नोटबंदी का उद्देश्य क्या है बताइए साथियों, क्या होगा सही आंसर 8वें प्रश्न का? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि ये सभी हो जाएंगे। क्या? काले धन को अर्थव्यवस्था की मुख्य धारा में लाना और नकली मुद्रा पर रोक लगाना, आतंकी गतिविधियों की पंडित पर रोक लगाना, यानी कि साथियों आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? बताइए साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? साथियों मैंने आपसे ये क्वेश्चन कल की क्लास में पूछा था, लेकिन किसी भाई ने इसका सही जवाब नहीं दिया। वो बताइए साथियों इसका क्या होगा सही जवाब? राष्ट्रीय रिजर्व राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 9 का क्या होगा साथियों? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1949 ईस्वी में साथियों 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आपको ध्यान रखना है साथियों, और आपको ध्यान रखना है साथियों, इस वाली क्लास को लाइक कर दीजिए, और साथ में जो नए भाई देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर भुगतान करता है? बताइए साथियों, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक कर का भुगतान करता है? क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, और 10 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र से साथियों सबसे अधिक कर भुगतान होता है, सेवा क्षेत्र बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधान एवं विधान परिषद के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? वो बताइए साथियों कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं? तो साथियों 2 अधिवेशन होने अनिवार्य होते हैं, 2 अधिवेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? बताइए साथियों, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 12वें का साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि हाल ही में नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या अभी हाल ही के वर्तमान के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और साथियों राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति कौन है साथियों? राष्ट्रपति आपकी द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। और राज्यपाल की बात करें साथियों, राज्यपाल कौन हो जाएंगे? राम नाईक। क्या राम नाईक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? बताइए एक बार से सही आंसर क्या होगा। सभी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है साथियों, एक बार भरोसा करके देखो, इस बार वर्दी दिलाकर मानेंगे। 13 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड के संविधान से। क्या? आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की व्याख्या कौन करता है? संविधान की व्याख्या कौन करता है साथियों? तो कौन करता है? तो ये करता है साथियों न्यायपालिका। क्या? न्यायपालिका करता है साथियों। जब न्यायपालिका में न्याय होता है तो वहां पर साथियों संविधान की व्याख्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? पुस्तक द रोड अहेड का लेखक कौन है? और बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। 15 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स साथियों इस पुस्तक के लेखक हैं, बिल गेट्स। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? लियोनस, जिनेवा, लोसाने, बर्न। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। ओलंपिक समिति का मुख्यालय 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 16 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोसाने में साथियों इसका मुख्यालय स्थित है। आपको ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लोसाने में है। इसकी स्थापना पियरे के कैरिबिटन ने 23 जून 1894 ईस्वी को की थी साथियों। आपको ध्यान रखना है, ओलंपिक समिति के जब मुख्यालय है साथियों वो स्विट्जरलैंड के लोसाना में स्थित हो जाएगा साथियों। इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 23 जून लिखना है आपको, 23 जून 1894 ईस्वी आपको लिखना है साथियों। 1894 ईस्वी आपको छापना है साथियों। इसका मुख्यालय क्या हो जाएगा? लोसाने यानी स्विट्जरलैंड। इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में हो जाएगा और इसकी स्थापना हो जाएगी 23 जून 1894 को। क्या और किसने की थी आपसे ये पूछ ले तो पियरे डे कैरिबिटन ने साथियों इसकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेतना उतक के नाम से जाने वाला उतक कौन सा है? बताइए साथियों, चेतना उतक के नाम से जाने वाला उतक कौन है? तंत्रिका, उपकला, पेशी, ये सभी। तो 17 का साथियों बताइए क्या होगा सही आंसर। 17 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, तंत्रिका। चेतना उतक के नाम से जाने वाला उतक आपका तंत्रिका हो जाएगा। 17 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल पीएच मान होता है। बताइए साथियों शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आपको पता है साथियों 7वीं 8वीं क्लास में ये सब कुछ पढ़ा देते हैं लेकिन आप भूल गए होंगे। बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है साथियों? 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7.0 साथियों शुद्ध जल का पीएच मान होता है। 18 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, समय की, प्रकाश तीव्रता की, इन सभी की। क्या होगा सही आंसर साथियों? 19 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? दूरी की हो जाएगी। क्या? दूरी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में पैराडूमर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? उत्तर प्रदेश में पैराडूमर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है साथियों? पढ़ने में कोई दिक्कत हो रही हो तो साथियों क्षमा चाहता हूं। अगला क्वेश्चन बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में पैराडूमर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? वो 20 का सही आंसर क्या होगा साथियों? तो 20 का ए बिल्कुल सही आंसर है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आगरा में स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र का, महोबा का, मथुरा का, खीरी का। 21वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। और 21 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? 21 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सोनभद्र का। क्या कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो साथियों सोनभद्र हो जाएगा। सोनभद्र साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर। साथियों इस तरह की ना आपसे नृत्य ऐसे ऐसे पूछेगा जो कि साथियों आपने पढ़ के भूल गए होगे, लेकिन आपको रिपीट करने की जरूरत है, फिर साथियों आप आसानी से बता सकते हैं। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन सा से सही है? वो बताइए साथियों कौन सा सही है। 3 कथन आपको दिए गए हैं। पहला कथन हम पढ़कर देखते हैं साथियों क्या सही है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। या फिर बी, संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या उत्तर प्रदेश में अधिक है। क्या होगा साथियों, किस तरीके से रखना चाहिए, कौन सा आपको बिल्कुल सही लग रहा है वो बताइए साथियों कौन सा सही लग रहा है। अगर आपको साथियों इस क्वेश्चन को हल करना है तो साथियों आप स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बता दूंगा समझने के लिए। अगर आप साथियों तो साथियों आपको इस क्लास की ना PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके इसको डाउनलोड कर लेना और आसानी से इसको पढ़ लेना साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा 22 का। तो 22 का कौन सा सही आंसर बैठ रहा है साथियों? 22 का कौन सा सही आंसर बैठ रहा है? तो साथियों यहाँ पर 22 का जो है साथियों आपकी 1 और 2 सही बैठ रहा है। क्या 1 और 2 सही बैठ रहा है? 1 और 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है। साथियों ये दोनों आपके बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी, कूट में आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1971, 1967, 1975, 1974। कब किया गया साथियों? योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों? तो ये हो जाएगा 1971। 23 का ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1971 साथियों बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? बताइए साथियों जो उत्तर प्रदेश है साथियों इसमें विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, बताइए इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? कितना निर्धारित है ये पूछा है आपसे। तो 24 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष। क्या 6 वर्ष बिल्कुल सही आंसर है, 6 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ है, बताइए साथियों उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है? कौशाम्बी, सारनाथ, देवीपाटन, कुशीनगर। क्या होगा 25 का सही आंसर? तो साथियों 25 का ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कौशाम्बी। कौशाम्बी बिल्कुल सही आंसर है। अब साथियों आपको छोटी सी एक हेडलाइन पढ़ के दिखा रहा हूं साथियों, उसको ना आप नोट कर लेना। नोट कर लेना, मैं आपको एक छोटी सी हेडलाइन बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी जिला बौद्ध काल में वत्स देश की राजधानी था, यानी कि जो साथियों आपका जिला था बौद्ध काल में, जो कौशाम्बी जिला था साथियों बौद्ध काल में वत्स देश की राजधानी था। यह बौद्धों एवं जैनों का पुराना केंद्र भी था। आपको ध्यान रखना है जैन ग्रंथों में कौशाम्बी का उल्लेख है। यहीं पर अशोक ने बौद्ध से संबंधित प्रस्तर स्तंभ लगवाए थे। कहाँ पर लगवाए थे साथियों? कहाँ पर लगवाए थे आपको ध्यान रखना है। जो आपका कौशाम्बी जिला है साथियों, ये कौशाम्बी जिला है आपका, जो कौशाम्बी जिला है ये पहले साथियों वत्स यानी कि जो वत्स था साथियों, जो वत्स देश की राजधानी था। आपको ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बताया सभी को नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की बात करें साथियों, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो उस समय वह अपने नाम की प्लेट वर्दी पर अवश्य लगवाएगा। गिरफ्तारी मेमो पर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य से हस्ताक्षर करवाएगा। अभिव्यक्ति को सूचना करेगा कि उसे अधिकार है कि वह अपनी गिरफ्तारी की सूचना अपने संबंधी या मित्र तक पहुंचाए या फिर उपयुक्त सभी। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, फिर इसका तर्क लगाना है। यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो वह क्या कर सकता है? तो उस समय वह क्या होना चाहिए बताइए, ऑप्शन में से क्या होगा? तो साथियों ये सभी नियम एक पुलिस वाले पर लागू होते हैं। ये सभी मिशन एक पुलिस वाले पर लागू होते हैं। आप पढ़ लेना साथियों, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? बताइए साथियों, निम्न में से पुलिस अधिकारी पर लगाए जाने वाला कौन सा दंड बड़ा दंड नहीं है? कौन सा हो जाएगा? सेवा से पदयुक्त करना, प्रोन्नति को रोकना, सेवा से हटाना, या फिर पदोन्नत करना। बताइए साथियों क्या होगा 27 का? 27 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? प्रोन्नति को रोकना। प्रोन्नति को रोकना बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी पुलिस अधिकारी जिसके आचरण के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है उसे निलंबित कर दिया गया है, अपने बचाव के लिए वह क्या कर सकता है? बताइए साथियों, ऑप्शन आपके पास। याचिका प्रस्तुत कर सकता है कि उसका निलंबन अधीन है, या फिर बी प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है उसका निलंबन दुर्भावना के कारण किया गया है, या फिर डी विभागीय जांच 3 वर्षों में पूरी ना हो पाने से निलंबन आदेश रद्द होना चाहिए। क्या होगा सही आंसर 28 में का? 28 में का बी बिल्कुल सही जवाब है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है। क्या? प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ट्रिपल डब्ल्यू के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? बताइए साथियों, ट्रिपल डब्ल्यू के आविष्कारक व प्रवर्तक कौन है? डब्ल्यू आप जो लगाते हैं ना www.com वाला, वो बताइए इसका प्रवर्तक कौन है? क्या हो जाएगा सही आंसर? 29वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और 29 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल गेट्स। बिल गेट्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 29 का ए बिल गेट्स है साथियों। डब्ल्यू के आविष्कारक और प्रवर्तक भी हैं, आपको ध्यान रखना है। बिल गेट्स 29 का ए बिल्कुल। 29 का साथियों ऑप्शन डी होगा। क्या साथियों? ऑप्शन डी होगा। क्षमा चाहता हूं साथियों, ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी होगा टिम बर्नर्स-ली। क्या? टिम बर्नर्स-ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी साथियों, बिल गेट्स नहीं होगा। बिल गेट्स नहीं होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आपने बता दिया साथियों, चलिए आपने बता दिया, ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी। क्षमा चाहता हूं साथियों। अगला क्वेश्चन है। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर है। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर कौन सा है? बताइए साथियों। एक्सोस्फीयर, मोजोस्फीयर, ट्राफोस्फीयर, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होगा सही आंसर 30 का? तो 30 का ए बिल्कुल सही आंसर है। ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वायुमंडल का सबसे ऊपर का स्तर होता है एक्सोस्फीयर, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, मानव की खुशहाली के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन लागू होते हैं। क्या इस प्रश्न पर तीनों ऑप्शन लागू होते हैं? ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है प्रदूषण रोकने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, और मानव की खुशहाली के लिए। साथ ही ये तीनों आपके बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम होता है। खाद्य श्रृंखला तंत्र में सही क्रम कौन सा होता है? बताइए साथियों, कौन सा होता है? 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। वो 32 का बताइए क्या होगा सही आंसर। 32 का क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन पढ़ के देखते हैं। प्रतिभोक्ता, फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता, फिर उच्च उपभोक्ता, फिर उत्पादक। ये क्या आपका सही है? नहीं, ये सही नहीं है। फिर आपका तीसरा पढ़ के देखते हैं। अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता। क्या आपका सही है क्रम? नहीं, सही नहीं है। उपभोक्ता, उत्पाद, अपघटक, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले कौन आएगा साथियों? पहले आपका उत्पादक आएगा, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएगा, फिर द्वितीय उपभोक्ता आएगा, फिर आपका वो तृतीय उपभोक्ता आएगा। क्या? ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। 32 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वियतनाम की राजधानी एवं मुद्रा का नाम बताइए। वियतनाम की राजधानी साथियों मैंने आपको पढ़ा दिया है, अगर आपने नहीं पढ़ी साथियों एक बार से फिर पढ़ लीजिए। वियतनाम की राजधानी हो जाएगी हनोई, और इसकी मुद्रा हो जाएगी डोंग। इसकी मुद्रा हो जाएगी डोंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए साथियों। 34वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, लेकिन डी बिल्कुल सही जवाब है। आप गलत सोच रहे हैं, ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन डी है साथियों। ऑप्शन डी है बिल्कुल सही आंसर। जे थॉमसन ने साथियों इलेक्ट्रॉनिक की खोज की थी। 34 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल जो अप्रैल में काट ली जाती है, निम्न में से कौन सी फसल कहलाती है? बताइए साथियों, अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। बताइए साथियों कौन सी फसल होगी? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सी हो जाएगी साथियों? अक्टूबर में बुआई होती है, फिर अप्रैल में काट ली जाती है, कौन सी फसल कहलाती है? रबी फसल, खरीफ फसल। बताइए क्या होगा सही आंसर। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 35 का साथियों 35 का रबी फसल हो जाएगा। क्या? 35 का रबी फसल हो जाएगा। 35 का रबी फसल हो जाएगा। ये साथियों अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए, इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है, या फिर बी, यह योजना उद्यमिता और रोजगार सृजन हेतु 2016 में शुरू की गई थी। बताइए साथियों, आपका कौन सा कथन सही जाता है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। इस योजना को वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है, या फिर बी, या फिर 2 नंबर है, ये योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन हेतु वर्ष 2016 में शुरू की थी। क्या होगा सही आंसर? दोनों? क्या दोनों सही हो जाएंगे? क्या सर जी दोनों सही हो जाएंगे? नहीं, दोनों सही नहीं होंगे। हाँ, दोनों सही हो जाएंगे। क्या? हाँ जी, दोनों सही हो जाएंगे। आप गुमराह क्यों हो रहे हो? मैं आपको गुमराह थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कंफर्म। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ऑप्शन सी 1 और 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की, यानी कॉन्क्लेव की मेजबानी की? बताइए साथियों, सॉरी, क्या होगा सही आंसर? मार्च 2023 में किस राज्य प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी की? कर्नाटक, गुजरात, नई दिल्ली, महाराष्ट्र। 37वां प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, और 37 का नई दिल्ली बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है, नई दिल्ली बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में भारत और देश के बीच द्विपक्षीय संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जेफरी बाबा इट इज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। क्या होगा सही आंसर? बताइए साथियों। इट इज एसेंशियल टू बी बियर प्रदर्शनी का उदाहरण किया है फ्रांस, सिंगापुर, श्रीलंका, बांग्लादेश। क्या होगा सही आंसर? जेफरी बाबा बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? 38वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर हो जाएगा, और 38 का श्रीलंका बिल्कुल सही जवाब है। श्रीलंका बिल्कुल इन भाइयों का आया, बिल्कुल वेरी गुड, बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम के लिए सही रहेगा। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है साथियों। तो 38 का सी जिन भाइयों ने बताया है बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? फासी, राजपूत, धोबी, करहर। क्या होगा सही आंसर साथियों? बताइए इस प्रश्न का क्या होगा राइट आंसर। तो जिन भाइयों का ऑप्शन बी आ रहा है राजपूत जिन भाइयों का आ रहा है वेरी गुड, यानी कि अच्छा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, राजपूत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य किस जाति में प्रचलित है? तो राजपूती जाति में ये प्रचलित है, आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? बताइए साथियों, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया? क्या होगा सही आंसर साथियों? बताइए इस प्रश्न का। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा, ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 1994 ईस्वी में साथियों पंचायत राज संशोधन अधिनियम पारित किया गया था, आपको ध्यान रखना है 1994 ईस्वी में। 1994 ईस्वी जिन भाइयों का आया उनका वेरी गुड, यानी कि अच्छी तैयारी चलिए साथियों की। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को बताइए साथियों, आज की इस क्लास को आपको जितने भी क्वेश्चन पढ़े आपको कैसे लगे, और आज की जो साथियों वीडियो थी आपको कैसे लगी, एक बार से इसका सजेशन कमेंट के अंदर जरूर देना। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर बता देना, कोई भी गलती हो तो उसको क्षमा कर देना साथियों, और जो भी गलती हो ना उसको कमेंट में एक बार जरूर छाप देना ताकि हमें पता चल सके कि क्या गलती हो रही है। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ। जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।